बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। इलेक्शंस का दौरा है, इलेक्शन कैंपेन अपने उरूज पर है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी कैंपेन अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आगाज़ किया, लेकिन अभी उसने उस तरह उस चीज़ को पेसअप नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी कैंपेन अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही चला सकी है। पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर और 10 निकाती एजेंडा भी पेश कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मंशूर के ऊपर अवाम एतबार क्यों करें, या क्या ऐसा नया है कि अवाम को कुछ मुख्तलिफ मिलने जा रहा है इस दफ़ा? ये तमाम बातें जानने के लिए, और पाकिस्तान की सियासत की एक क्रूड रियलिटी है, एक ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम टू यू, और आपने वक्त दिया। आई अंडरस्टैंड यू आर इन अ स्पिन और आप इलेक्शन कैंपेन में हैं, एंड टुडे यू आर इन कोट अद्दू, तो आई अंडरस्टैंड आपके पास वक्त बड़ा कम है, बट आई अप्रिशिएट आपने वक्त दिया। वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। बिलावल साहब, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आपके मंशूर के अंदर 10 निकाती एजेंडा है, नेचुरली it seems like a very ambitious project, if I would say that, but लोगों को जाहिर बात है आप में शहीद बीबी का रिफ्लेक्शन नजर आता है। यू आर द फेस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक सवाल जो कि आपका वोटर भी आपसे पूछता है, यही समझिए कि आपका वोटर ही आपसे पूछ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इस 10 नुकाती एजेंडे में सब कुछ डाला गया है, लेकिन ये वादे तो, इससे मिले जुले वादे तमाम सियासी जमातें कर लेती हैं इलेक्शन से पहले। लोग बिलावल भुट्टो जरदारी पर इस दफा एतबार क्यों करें? सबसे पहले इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ऑब्वियसली इस इलेक्शन में हमारा मंशूर है, मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा के 10 निकाती एजेंडा है, मगर हर इलेक्शन में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर में वादे किए उस पर अमल दरामद हमने करके दिखाए। जैसे पिछले इलेक्शन में 2008 से लेकर 13 तक जो भी हमारे मंशूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादे किए, तकरीबन 90% हमने उन पे अमल दरामद किए। इस दफ़ा जो मैं मंशूर लेकर आया हूँ, मैंने जो पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़े मसले हैं, नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोज़गारी, नंबर 3 गुर्बत, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ऐसा एजेंडा दिया है जिससे मैं समझता हूँ कि हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सके, कि इन हालात में जो हमारा पसमानदा तबकात है, जो हमारा आम आदमी है, उनको हम रिलीफ भी दिलवा सकें, और वो जो मुश्किल फ़ैसले हैं जो हमने वफाकी हुकूमत में आके लेने हैं कि हमने किस तरीके से अपना मीशत को ठीक करना है, अपनी तरीक़ेकार को बेहतर करना है, वो तमाम बातें इस मंशूर में मौजूद है। बाकी जमातें बिल्कुल बहुत से वादे करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो भी वो समझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, इतना वो जानते हैं कि हम जो वादे करते हैं हम वो करके दिखाते हैं। जब सदर जरदारी ने पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया, तो हम पे यही नून लीग और यही PTI तनकीद हम पे करते थे इस मंसूबे के बारे में, मगर आज वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और चाहे वो इजिप्ट हो या एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ हो, वो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विज़न दिया और चाइना के दौरे कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमारे नून लीग के दोस्त हमें तनकीद करते थे कि ये पाकिस्तान का सदर क्या कर रहा है, इतना बार वो चीन जा रहा है। मगर जब सीक पैक को अमल दरामद होना शुरू हो गया, तब लोगों को ख्याल आया कि क्यों सदर जरदारी इतना मेहनत कर रहा था। वैसे ही जो हम मंसूबे या जो हम 10 निकाती एजेंडा में पाकिस्तान के अवाम से वादे कर रहे हैं, हम इसलिए ये वादे कर रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके सबसे बड़ा मुआशी बहरान जो इस वक्त जिससे हम गुजर रहे हैं, उसका मुकाबला करना ज़रूरी है। इस किस्म के रिफॉर्म्स करवाने की ज़रूरी है, जैसे कि हमारा वफाक में जो वजारतें डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 में, मगर आज तक डिवॉल्व नहीं हुए, वो सालाना 300 अरब रुपया उन वजारतें पे खर्च होते हैं। हम इशराफिया को जो सब्सिडीज़ देते हैं वो सालाना
1500 अरब रुपया हम सब्सिडीज की सूरत में हमारा अशराफिया को, हमारा एनर्जी सेक्टर को, हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर को ये सब्सिडीज दिलवाते हैं। मेरा प्रपोजल ये है कि हम वो 17 मिनिस्ट्रीज को बंद करें, वो अशराफिया के लिए सब्सिडीज को बंद करें और वही पैसा अपने पसमानदा तबका को, गरीब लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू, यूथ कार्ड के थ्रू, मजदूर कार्ड के थ्रू हम उस पैसा को बॉटम ऑफ द पिरामिड पे खर्च किया जाए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नजरिया है मईशत के बारे में, हमारा सोच ये है कि व्हेन यू टेक अ बॉटम अप अप्रोच कि आप आम आदमी को सपोर्ट करें तो वो मईशत को ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाता है और उसी तरीके से मईशत तरक्की भी कर सकता है। अगर हमने ये मुश्किल फ़ैसले लेने हैं इस्लामाबाद में तो साथ साथ हमने अपने अवाम को एक स्टेक दिलवाना है अपना मईशत में, अपना हुकूमत में, अपना रियासत में। और मैं समझता हूँ मेरा जो 10 निकाती एजेंडा है वो ये काम करता है। बिलावल साहब, एक इशू है, जाहिर बात है कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी जमात के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। I've heard you recently saying कि IMF कोई हथौड़ा लेके खड़ा नहीं होता, जाहिर बात है दे आस्क फॉर फिस्कल डिसिप्लिन। हमारी मईशत के अंदर जो भी टारगेट्स आपने रखे हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करनी है या 30 लाख घर बनाने हैं, सवाल ये है टारगेट्स तो अच्छे हो सकते हैं बट क्या ये फिस्कल डिसिप्लिन इतनी जल्दी आ सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका मुल्क फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से बिल्कुल वी आर रियली रनिंग ऑन द एज, आप एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर है कि जितना ज़रूरी आज है कि हम ये अशराफिया के सब्सिडीज बंद करें, ये वजारतें बंद करें, शायद माजी में इतना ज़रूरी नहीं था। It's not a question of where will I spend the money. The question is that why आज तक क्यों ये 17 वजारतें चल रही हैं जबकि उनको 2015 में आपके आइन के मुताबिक बंद होके डिवॉल्व होने थे। वही IMF जिसके साथ आपकी डायलॉग करते हैं उनको अगर आप ये बात बताएं कि मैं अशराफिया का ये 1500 अरब सालाना जो हम खर्च करते हैं उनके सब्सिडीज में हम उनको बंद करके गरीब आदमी को दे रहे, आम आदमी को दे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF आपकी मुखालफत इस बात पे करेंगे। मसला सिर्फ इतना है कि हम एक स्टेटस को सोच में हमारा जो इस्लामाबाद में एक सोच रहता है दैट इज़ वेरी स्टेटस को, वो एक ही तरीका से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं and that's become non-viable now. Right. The people of Pakistan are facing great difficulty. We need to show that the government of Pakistan stands with them and we don't want to take these difficult decisions because the IMF is telling us to do so. We want to take difficult decisions so we can provide relief to our people. अच्छा, बट हमारे सियासतदान हैं, हमने अपने अवाम के मुतालबात को पूरा करना है, अपने अवाम की मुश्किल मसाइल का काम करना है। मैं भी ये कर सकता था कि मैं कोई मंशूर पेश नहीं करता, मैं बस कहता मुझे बनाओ आपका वज़ीर आज़म, मैं आपका तमाम मसाइल का हल निकाल दूंगा। अब मुझे बनाए वज़ीर आज़म और गुर्बत ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा, हर किसी को रोज़गार मिलेगा। मगर मैंने एक पूरा का बाकायदा एंड इट बी वेरी हेल्पफुल अगर लोग मेरे तकरीरी पे सिर्फ नहीं या स्टेटमेंट्स सिर्फ नहीं, वो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा ज़रा पढ़े, 3-4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है। उसमें ना सिर्फ हमारा जो मंसूबे हम करना चाहते हैं मगर हम किस तरीके से इनको फंड करना चाहते हैं वो भी मौजूद है। हमने अपने मंशूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। ये जो अवामी मुआशी मुआहिदा है ये मैं समझता हूँ अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को, वैसे 4 सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और हमारे नज़र से मौसमी तब्दीली, इन तमाम इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। वैसे तो आपकी मंशूर में एक बहुत सी एरियाज कवर होते हैं मगर इस वक्त जो अवाम के सबसे प्रेसिंग कंसर्न्स है वो ये है, हर नुकात जो जिसका मैंने जिक्र किया इस पे हमने किसी न किसी सूरत पे सिंध में या अमल दरामद शुरू किया है या पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इट इज़ नॉट कि अगर मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं मुल्क भर में
30 लाख घर बनाऊंगा तो मैंने सिंध में 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उन घर की खवातीन को मालिकाना हुकूक दे रहा हूँ। अगर सिंध में मैं 20 लाख घर बना सकता हूँ तो इतना भी एम्बिशियस प्लान नहीं है कि मैं पूरा पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाऊं। इस तरीके से हम ना सिर्फ गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं मगर साथ साथ हम वुमेन्स एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि the mansuba that is happening in Sindh is the largest asset transfer in a generation। और यही तरीका है कि हम गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं कि गरीब तरीन लोगों को इस किस्म के एसेट दिलवा के, सपोर्ट दिलवा के गुर्बत से निकालें। ठीक, इंटेंट, एजेंडा, प्लान, एवरीथिंग इज देयर, बट जाहिर बात है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको वफाक के अंदर हुकूमत चाहिए मेनली अपनी तमाम चीज़ों को अमली जामा पहनाने के लिए। बिलावल साहब, वो कहते हैं ना फ्रॉम सब्लाइम टू रिडिकुलस, वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली गुड। ज़रा आप थोड़ी सियासत पर बात हो जाए। आई नो थोड़ी सी उसमें क्रूड रियलिटीज़ भी आ जाती है, बट आई वॉन्ट टू पिच दैट बिफोर यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी उम्मीद क्या है, कितनी नशिस्तें जीत पाएंगे आप? जारी बात है पंजाब बड़ा पिवटल रोल प्ले करता है और मुस्लिम लीग नून कहती है जी हम 100 सीटें पंजाब से निकालेंगे और बाकियों को मिला के तो हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। आपको क्या उम्मीद है अपनी जमात से? जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है, आपको याद होगा कि शायद 25 एक्चुअली बाई इलेक्शंस थे इसी पंजाब में, जिसके बारे में यही नून लीग कहते थे कि 20 तो हमारे जेब में है, 5 में मुकाबला होगा। और फिर आपने देखा किस तरीके से उनका सफाया हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन दिसंबर से चल रहा है। मैं पख्तूनख्वा में 10 कन्वेंशंस करके आया हूँ। मैं पंजाब में गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, रहीम यार खान हो, आज मैं मुजफ्फरगढ़ में अड्डू में मौजूद हूँ, क्वेटा हो, नसीराबाद हो, अब सिंध के मुख्तलिफ अजला हो। मैं अपने पैगाम के साथ, मंशूर के साथ अवाम के पास जा रहा हूँ और आधा कैंपेन मेरा रहता है। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, अक्सरियत जो पाकिस्तान की अवाम है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई शख्स उनका चौथी बार वज़ीर आज़म बने। इंशाअल्लाह ताला वो पीपल्स पार्टी के साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। नॉट सिर्फ जो एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं मगर जो अपने हैसियत में सियासतदान हैं, अपने वोट बैंक हैं, वो इलेक्शंस में हिस्से ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे, हम हुकूमत लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ हम ये हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंस का कहा, I'd come to that, but आप यू स्टिल नॉट गिविंग मी अ फिगर। आपको होता है ना, कोई वर्कआउट किया होता है, यू आर चेयरमैन ऑफ द पार्टी, आपको अंदाजा तो होगा कि यार पंजाब में इतनी हल्के हमारे तगड़े हैं, इतनी सीटें निकाल लेंगे। आप खुद लाहौर NA 127 से लड़े हैं, बाय द वे उस हल्के के अंदर मैं खुद भी गया था, बट कोई सेंस तो होती है, एनी नंबर दैट कम्स इनटू योर माइंड कि यार ये पंजाब से इस दफा we'll be able to get this number? हाँ, हम इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। हमें उम्मीद है, हम अभी से राब्ते में है बहुत से कैंडिडेट से जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम आपको सरप्राइज देंगे। ये जो 172 का फिगर है ये इंडिपेंडेंस के साथ है, यानी मुस्लिम लीग नून के साथ आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिल्कुल भी किसी भी कोलिशन में नहीं जाएंगे? मैंने कल भी किसी इंटरव्यू पे कहा था, अंग्रेजी में एक कहावत है कि fool me once shame on you, fool me twice shame on me। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं इनके साथ चलूं, और वो इसलिए कि मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनका इरादा ये है कि जैसे वो पुरानी सियासत जो वो करते आ रहे हैं, उन्होंने वही सियासत करना है। सियासत को उन्होंने अब सियासत नहीं छोड़ा, ये ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं है कि अवाम के मसाइल हल करे। मैं अगर किसी के साथ हुकूमत बनाऊं तो मैं चाहूँगा कि हम मिलकर अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉस रोड्स एट द मोमेंट।
We are facing a perfect storm of challenges. एक तरफ एक मुआशी बहरान जो हमने ऐसे हमारा तारीख में ऐसे मुआशी बहरान नहीं देखा, दूसरा दहशतगर्द एक बार फिर अपने सर उठा रहे हैं. The geopolitics of our region is getting increasingly complicated. मौसमी तब्दीली की वजह से या हम कभी कोई सैलाब में डूब रहे हैं या इंतहा ये ड्राउट का सामना करना पड़ रहा है. इन क्राइसिस को हमें फेस करने के लिए एक सीरियस और ज़िम्मेदार हुकूमत चाहिए जो कि वो 24 घंटे जो दिन में है वो पूरे टाइम को अपने खिदमत करने में, आवाम के मसाइल हल करने में गुजारे, ना कि वो अपने आप के अपने केसेस ख़त्म करें या अपने सियासी मुखालिफिन पे केसेस दिलवाए. मैंने ये देखा कि पिछले 18 महीने में काश हम सिर्फ खिदमत में और आवाम के मसाइल हल करने में फोकस करते तो शायद इस वक्त पाकिस्तान का पोजीशन कोई अलग होता. पर चाहे वो मुस्लिम लीग हो या PTI हो, उनका जो मेन फोकस है जब वो हुकूमत में आते हैं वो ये कि हमने कैसे और किस तरीके से अपना अपोजिशन को बंद करना है, हमने कैसे और किस तरीके से अपने अपोजिशन को तकलीफ दिलवाना है. जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद मोहतरमा पहले से भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो पहली काम की थी कि सारे सियासी कैदी को रिहा किए. सदर ज़रदारी जब सदर बने तो सदर ज़रदारी के दौर में पाकिस्तान भर में एक भी सियासी कैदी नहीं था. मैं चाहता हूँ कि हम यही सोच लेकर आए कि हम सियासत को सियासत ही समझे, ये माने कि एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफ राय हो सकते हैं मगर इस सियासत को ज़ाती दुश्मनी तक ना लेके जाए, पूरा मुल्क को एक करके सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा. बट बिलाल साहब, एक इशू है यहाँ पर कि आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का प्लान सियासी विक्टिमाइजेशन का है अपने सियासी अपोनेंट्स को. इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही रही, जिस PDM हुकूमत जो लीड कर रही थी वो भी जरदारी साहब के मरहून मिन्नत था कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को एक वो अलायंस बनाकर वज़ीर आज़म बनाया. बट क्वेश्चन इज कि उस वक्त कितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई. कुछ लोगों को ज़ाहिर बात है गिरफ्तार किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने उसका जवाब खुद दिया कि अगर आप इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे तो जवाब तो मिलेगा, फिर रियासत भी अपना एक्ट करेगी. तो मैं बिल्कुल ही सवाल है जहाँ तक इदारे पे हमले हैं वो तो ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं हो सकता है, मगर मैंने इनको बहुत करीब से देखा, मुझे अंदाज़ा है, मैं इनको जानता हूँ, शायद आपसे बेहतर जानता हूँ, और मुझे ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ये बुग़्ज़ अपने दिल में रखते हैं, बड़े विंडिक्टिव लोग हैं और they don't think like you and I. There's a forgive and a forget. या आप काम पे बिजी हो जाते हैं तो आप इन चीज़ों पे दिलचस्पी नहीं रखते. ये इनका एजेंडा ये है कि इन्होंने वापस आके, मियाँ साहब ने इसको नहीं छुपाया, इन्होंने वापस आके वो बेचारा जो अडियाला का जेल सुपरिटेंडेंट था या जो भी, उससे लेके जाके जजेस तक इन्होंने they not hiding this point, इन्होंने हिसाब लेना है. उसमें मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो कायम नहीं होगा. We've seen this movie before. It's now 2024. मियाँ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना, अब चौथी दफ़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो he is not learning anything from his mistakes. मैं समझता हूँ कि ये this is very unfortunate कि मियाँ साहब जो अपना आखिरी इनिंग्स खेलना चाह रहा है, वो आखिरी इनिंग्स में इसके बजाय कि वो एक जमहूरी अंदाज से सियासत करे, इसके बजाय कि वो चार्टर डेमोक्रेसी की बातें करे, वो वही IGI वाला सियासत जो उसने ज़ियाउल हक के और उसके बाद के सपोर्ट के साथ शुरू किया था, वो उसी सियासत पे काम चला रहा है और हमने देखा है कि वो कैसे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाता है. अच्छा, एक इसमें क्योंकि जो आपने बिलाल साहब अभी फरमाया, अब उसमें एक है क्योंकि रिसेंटली जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब का इंटरव्यू हुआ, I don't know whether he subscribes to your view or not, or whether you subscribe to his view or not, but उनका जो जवाब था इस हवाले से वो ज़रा मुख्तलिफ था. काइंडली बेयर विद मी और ये ज़रा सुनिएगा वो क्या फरमा रहे थे. अच्छा, उन्होंने जो बात की मुतवाज़न थी कि उस नहज पे चले कि हम कल भी चल सके, बट उन्होंने कैटेगोरिकली नो नहीं कहा PMLN को कि यार नहीं हो ही नहीं सकता, इनके साथ तो बैठना ही नहीं है.
there is a difference of opinion, or there is a difference of policy between you and Zardari Saab? No, there's no difference of opinion, nor is there difference of policy. I believe at the time when that interview was given, आपको पता है politics, especially politics in Pakistan, वैसे वो कहते हैं politics is a day-to-day affair, whereas in Pakistan it's a moment affair. I think कि जो सियासी सूरत हाल उस वक्त था वो शायद आज नहीं है। और उस इंटरव्यू के बाद सदर जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने मुझे नामजद किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म की उम्मीदवार की हैसियत से। मैंने खुद उनके साथ काम किया है 18 महीने से भी, और बाद जब वापस आया है हमने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रही है, उससे it doesn't fill me with confidence that they want to do a new kind of politics. मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो वही पुरानी सियासत जिससे पे इन्होंने किसी न किसी ज़माने में खुद तौबा किया था कि ये सियासत हम नहीं करेंगे, वो उसी सियासत पे वापस आ रहे हैं, जिस पे मेरा एतराज़ है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो PTI हो या नून लीग हो या जो भी हो, अगर उन्होंने ये पुराने सियासत करना है तो मैं उसका साथ नहीं दे सकूँगा। राइट, एक मुख्तसर सा ब्रेक। रावल साहब हमारे साथ हैं, मैं साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रावल साहब, रिपीटेडली आपने अपनी कैंपेन शुरू की फ्रॉम द वेरी डे, उसके बाद भी आपने ये बारहा कहा कि मियां नवाज शरीफ को चौथी बार मुसल्लत किया जा रहा है। क्लियर अनइक्विकल आंसर आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। कौन मुसल्लत करना चाह रहा है मियां नवाज शरीफ को? मियां साहब अपने आप को मुसल्लत करना चाह रहा है। वो ये इंप्रेशन देना चाह रहा है कि इट्स अ फेट अकॉम्प्ली, और जैसे मैं पहले आया था मैं वैसे बाद में आऊंगा, इस्तीफा आऊंगा। और मेरा तो समझ से बाहर है कि मियां साहब ने अक्टूबर में जब वापस पाकिस्तान आया, माशाल्लाह बतौर उनके इतना बड़ा जलसा लाहौर में, तो उसके बाद उसका कैंपेन का तो तसलसल चलना चाहिए था ना। और अगर मियां साहब तब से लेके आज तक कैंपेन कर रहा होता तो मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को एक पैगाम जाता कि लोग भी उसके साथ हैं। हमारा जो इलेक्शंस का क्रेडिबिलिटी, इलेक्शंस का लेजिटिमेसी मुतासिर इस बात से हुआ है कि पता नहीं क्यों नून लीग ने यह फैसला लिया कि हमने कैंपेन नहीं करना। मैंने ये बात नहीं की, नून लीग के बयानिया है कि सदी गल हो गई। उनका जो उनका मंशूर है वो ये है, जो उनका बयानिया है वो ये है। तो मैं समझता हूँ कि मियां साहब को अगर चौथी बार वाकई इलेक्शन में चल रहा है, अभी तक कुछ सीखा होगा। हमने सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन की थी मियां साहब के साथ, तो इसलिए हमने वो किया था। मियां साहब जब अपने कुर्बानियों का जिक्र करता है तो वो तमाम कुर्बानियों या तमाम जद्दोजहद, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, उसका 30 साल की सियासत, वो ये जमहूरियत के लिए था, इस सियासत के लिए था। बट क्या हुआ वोट की इज्जत का? टू बी फेयर बिलाल साहब, तो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो आप दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ कर लिया, बट मैं सिर्फ वो तो अपनी जगह, माय पॉइंट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अमल दरामद की, जो मैं 90% कह रहा था अपना मंशूर, वो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर पे, जब हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं था, हमने उस दौर पे अमल दरामद की। जिस साहब के पास 2/3 मेजोरिटी था उसने चार्टर डेमोक्रेसी पे अमल दरामद ना तब किया, और अब तो उसने पार के फेंक दिया। ठीक, अच्छा, अब चले, आपने कहा फाड़ के फेंक दिया, वो बहुत से वो माजी की बातें, माजी में मेरे ख्याल में रहे तो माजी में क्या, मेरा 18 महीना का हुकूमत जिसमें हम साथ थे, उसका आप जायजा करें। क्या ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अंदाज का हुकूमत था हमारा? जब हम साथ थे PDM में, किस मकसद के लिए साथ हुए? किसी खुशी में तो नहीं ना। एक नजरिया था, एक सोच था कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जमहूरी बहरान है, खाजा सतह पे बहरान है, 14 जमातें साथ हो रहे हैं, एक कंसेंसस के साथ मिलकर चलेंगे, जो अपने अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करेंगे। मुझे जो नजर आया, ना वो मईशत में दिलचस्पी, ना वो जमहूरियत और पार्लियामान में दिलचस्पी, यही वो जो पुराना सियासत है
بٹ بلال صاحب آپ نے جو کیا چلے اس کو تو اپریسیشن ملی, بٹ سوال یہ ہے کہ if they were doing so bad اور مطلب اتنا ہی غلط ہو رہا تھا, you would have said یار میں وزارت نہیں لیتا, ہم سپورٹ دے دیتے آپ کی حکومت کو, پر میں وزارت شارت نہیں لیتا, بیکاز آپ جس طرح سے you have made a mess out of everything. نہ وزارت کسی نے چھوڑی, پیپلز پارٹی نے اپنا شیئر بھی لیا, بٹ کسی نے یہ کال آؤٹ بھی نہیں کیا نا. آپ کے اپنے کولیگز لائک آپ کے پارٹی کے ویری سینئر ممبر they were defending the government کہ ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں. جہاں تک کال آؤٹ ہے, ہم نے کال آؤٹ کیا. میں نے پی ڈی ایم کی میٹنگز میں, میں نے کیبنٹ میٹنگز میں, میں نے نیشنل سیکیورٹی میٹنگز میں نے ہر فورم پہ کال آؤٹ تو کیا. ایون جو سیکنڈ ٹو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ تھا, میں نے سب سے کہا کہ ایسے نہ کرو جب یہ الیکشن آگے چلنے والی بات تھی. جہاں تک وزارت چھوڑنے کے بعد تھا, اب بالکل صحیح کر رہے ہو, مجھے وزارت چھوڑنا چاہیے تھا. میں نے کوشش کیا, جب ایسے کچھ فیصلے لیے گئے جو میرے نظریہ کے مطابق نہیں تھے, میرے منشور کے مطابق نہیں تھے, میں نے اپنے پارٹی کے پاس کیا, میں نے صدر زرداری کے پاس کیا. میں نے کہا میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر لیا, اس طریقے سے میں نہیں چل سکتا ہوں. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میرا ایک طرز سیاست ہے جو اب اس طریقے سے نہیں چل سکتا. والد صاحب نے اس وقت کہا کہ میں نے زبان دیا, میں اپنے زبان پہ قائم ہوں, اس طریقے سے اس وقت نہیں ڈیچ کر سکتے. میرا خیال تو یہ تھا ایون نیئر دی اینڈ آف دا گورنمنٹ, جہاں یہ انٹرم کے چکروں اور الیکشن نزدیک آ رہا تھا, وہاں بھی میں نے پارٹی کو کہا کہ ہمیں اس نون لیگ کو راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کے مکمکا کرنے کا اور اپنی مرضی کا کرنے کا اجازت نہیں دینا چاہیے. کم از کم آج مجھے حکومت چھوڑنے دے, مجھے اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنے دے. کم از کم میں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ جو انٹرم کو حکومت بننے جا رہا ہے اس میں جو نیگوشیٹ کروں گا, اس میں تھوڑا سا بہتر جمہوری انداز کے نمائندے دلواؤں گا. لیکن والد صاحب کا اپنا یہ بات ہے کہ جب میں زبان دیتا ہوں میں اپنے زبان پہ قائم ہوں, میں نے اپنے زبان دیا ہے, میں ایون لاسٹ منٹ جو ہے ان کو ڈچ نہیں کر سکتا ہوں. اب الیکشن کا دور شروع ہو چکا ہے, اپنا منشور کے مطابق اپنے پارٹی کے بلبوتوں پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں. جو میں نے دیکھا ہے اور جس طریقے کار کا سیاست وہ نہ صرف آپ کر رہے ہیں, جو ان کی سوچ میں, جو ان کی باتوں میں سے, میرے خیال میں اس سیاست سے ملک کا نقصان ہوگا, ان کا بھی نقصان ہوگا. آج ان کو اندازہ نہیں ہے, کل ان کو بھی ایک نقصان ہوگا اس سیاست کا. It is very important for the political parties of Pakistan to come up with the rules of the game. کہ ہم اسی دائرہ میں رہ کے کام کریں گے, اور جب سیاستدان سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا شروع کر دیں گے, پھر ہم دوسرے ادارے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنا دائرہ میں رہ کے کام کریں. اگر ہم بحیثیت سیاستدان ایک دوسرے کو عزت نہیں کریں گے تو کیا امید رکھتے ہو آپ کہ کوئی اور آپ کا عزت کریں گے؟ یہ میرا سوچ ہے, یہ میرا خیال ہے, بڑا اچھی پازیٹیو سوچ ہے, اور یہ ہمارا سیاست رہے گا. بلال صاحب یہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے, بٹ ایشو یہ ہے, اب آپ نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ جو سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے, آپ نے کہا یہ بہت بڑا مذاق ہے, لیکن کیا one of the points that I wanted to leave the government on. نہیں, بٹ کیا انہوں نے کیا ریاست نہیں بچی, کیا ملک اس لائن پہ نہیں جا رہا تھا؟ نہیں سر, آپ ذرا انالیسس کر لیں. IMF ڈیل پاکستان نے ہمارا حکومت میں اگست میں جا کے ہم نے طے کیا تھا, جب ان زمانے میں جب فلڈس بھی نئے آئے تھے اور پنجاب میں بائی الیکشنز ہونے جا رہے تھے. ہم نے طے کیا تھا, IMF ڈیل سیٹ تھا, اپنے ریاست کو بچایا, اپنے معیشت کو بچایا, وہ تمام چیزیں. جب انہوں نے یہ خود فیصلہ لیا مجھ سے مشورہ کیا بغیر کہ 3 مہینے ہم خود عمل درآمد نہیں کرتے اس IMF پہ, تب میں نے اپنے والد صاحب کے پاس کیا کہ ہمارے گیمبلنگ ود دی اکانومی آف پاکستان, یہ اپنے سیاست پہ سوچ رہے ہیں, اپنے سیاسی چھوٹے ایمز کی وجہ سے اتنا نقصان کر رہے ہیں. اس دن سے لے کے ہمارا نیئر اینڈ آف حکومت تک we couldn't re-enter the IMF program. اس کا نقصان کا جواب کون دے گا؟
वो जो रियासत का नुकसान हुआ, वो जो मईशत को नुकसान हुआ, उनका सोच ये था कि वो अपना सियासत बचा रहे थे। मेरे ख्याल में उनका सियासत भी तबाह हुआ उस वक्त। उस दौरान का हिसाब कौन देगा? उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ा ज्यादा, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को ज्यादा नुकसान हुआ। ये मेरा राइट है कि मैं अपना आप काबीना की मीटिंग में ये एहतजाज करते थे? ऑल ऑफ मैं आप मेरे कैबिनेट कॉलीग से पूछे, मेरा बड़ा क्लियर मौकिफ था। शहबाज शरीफ साहब मेरा मौकिफ जानता भी था। आई हैड अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद शहबाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में उसको ये अंदाज़ा भी था, मगर कोई उनकी अपनी मजबूरियां होंगी अपनी पार्टी के या जो भी, कि वो उसको खुल के नहीं खेलने दिया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। अच्छा, एक बात बिलावल साहब, ये बिकॉज वक्त कम है, मैं आई वोंट प्ले द क्लिप, बट आप ही ने कहा अपनी कैंपेन से स्लाइटली बिफोर, मे बी इन द मिडल ऑफ योर कैंपेन, कि अगर आज भी कोई समझता है कि वो किसी को जबरदस्ती वज़ीर आज़म बनवा सकता है तो ये उसकी गलतफहमी है। कठपुतलियां बनाने वाले खबरदार रहें। क्लियरली चले आप नहीं कह रहे, मैं कह देता हूँ, यू वर रेफरिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट, बट डू यू फील कि आज एस्टैब्लिशमेंट की मंजूर नजर जमात PMLN है? मेरा ख्याल में कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखा था कि हम अब न्यूट्रल रहेंगे, सियासत में अमल दखल नहीं करेंगे। इसका नुकसान इदारा का होता है, इसका नुकसान मुल्क का होता है। और वो एक तारीख़ी पॉइंट था, और उस तारीख़ी मौक़िफ़ को सियासतदान का काम था कि हम अपना किरदार ऐसा करते कि हम उसको हकीकत में उस सोच को हकीकत में अमल दरामद कर सकते थे। कुछ हमारे अपने हुकूमत की गलतियाँ, ज़्यादातर हमारा ऑपोजिशन के अपने गलतियाँ की वजह से that golden opportunity was missed by the civilians and the politicians of Pakistan. किसी एक ने इदारों पे हमला किया तो किसी दूसरा ने ये टेम्परेचर्स कम करने के बजाय हर एक मौका को इस्तेमाल किया कि मैं अपना ऑपोजिशन को मज़ीद नीचा दिखा दूं। मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म का मौके कम मिलते हैं पाकिस्तान की तारीख़ को, ख़ास तौर पे जब आप सामने रखते हैं। और हमें उस मौके को देखते हुए तमाम सियासी जमातों, तमाम सियासतदानों का किरदार ये होना चाहिए था, कोशिश ये होना चाहिए था कि उसको हम we make that vision into a reality. Unfortunately, May 9th का वाक़या हुआ, मैंने तब भी नेशनल असेंबली, the floor of the National Assembly पे खड़ा होकर कहा कि हम PTI से, I was talking to PTI, कि इन्होंने अपना पार्टी को बंद गली में धकेल दिया। ऐसे ना हो कि पूरा निज़ाम को बंद गली में धकेला जाए। मेरा ख्याल में May 9 से या उस किस्म की सियासत से पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब आपको एक ज़िम्मेदार हुकूमत चाहिए जो कि रेकन्सिलिएशन का सियासत कर सके, इन वूंड्स को हील कर सके, मुल्क को एक कर सके और आगे बढ़ सके। और मेरी नज़र में नून लीग वो नहीं कर सकती, PTI वो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो काम कर सकती है। आज भी आपने अपनी तकरीर में कोटद्दू में कुछ देर पहले कहा कि सब बाकी सिवाय आपके बाकी जमातें खलाई मखलूक को दे रही हैं, अगेन रिफरिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। बट इशू ये है बिलावल साहब, मैं शायद वाकई खलाई मखलूक का जिक्र कर रहा था ना। आप मुझे बताएं वो किससे वोट मांग रहे हैं? ठीक है, अब मैं ये आप मुझे दुनिया में एक इलेक्शन उठा के दिखाए जहाँ जो सियासी जमात है वो बस मना करेगा मैंने तो कैंपेन नहीं करना। बस वो आप वाली बात है, अगर किसी भी गल हो गई है तो फिर क्या मेरा तो समझ से बाहर है कि या वो एलियन से मांग रहे हैं, या वो फरिश्तों से मांग रहे हैं, या वो क्या उम्मीद रखे बैठे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सी इलेक्शन है जो अज खुद अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम तो जीते हुए हैं। रबानी खर साहब दिसंबर से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके मुखालिफ जो नून लीग की तरफ से इलेक्शन है कल परसों इधर आए हैं।
بالکل ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں کچھ اور آپ کے الیکشن تو سامنے 90 دن میں ہونے تھے, الیکشن تو 90 دن میں ہونے تھے. انہوں نے حکومت کے ختم ہونے کے فوراً بعد اپنے حلقے میں ہونے چاہیے تھے, اور جو سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے ان کے پورے پاکستان کے دورہ کرنا چاہیے تھے. بالکل میں تو کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں ڈیبیٹس ہوتے ہیں. میں اپنا پارٹی کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں, نون لیگ اپنا پارٹی کا جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ آئے میرے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرے. اس پہ آپ بیٹھ سکتے ہو, جیو کا بیٹھ سکتا ہے, ایئر وائی بیٹھ سکتے ہیں, ہمیں گریل کرے, ہمارے منشور پہ سوال کرے, ہمیں اگریسولی سوال جواب کرے, تاکہ پاکستان کا عوام کو پتہ چلے کہ ہمارا موقف کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے. یہ تو جمہوریت ہے. بٹ سیڈلی بلاول صاحب ایشو یہ ہے کہ انتخابات تو اگر دیکھا جائے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی وقت پر نہیں ہوئے, اور جب فنڈز دینے کی باری آئی تو بدقسمتی سے آپ اس پارلیمان کا حصہ تھے جس نے ریزولوشن پاس کی کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں دینے. You could have opted out, you could have said کہ نہیں یار یہ کیا جمہوریت ہے, ہم نے کیوں نہیں پیسے دینے, ایک جمہوری عمل ہے, الیکشن ہونا چاہیے. ایک دو باتیں ہیں. جہاں تک 90 دن کے الیکشنز ہیں, میں ان کے ساتھ حکومت میں تھا. I went to شہباز شریف, call him and ask him now. میں ان کے ساتھ بیٹھا پی ایم ہاؤس میں, میں نے میٹنگ کی. میں نے کہا شہباز شریف صاحب آپ الیکشن کرو, میاں صاحب کو واپس بلائے, الیکشن کا 2 ہفتہ پہلے اس کا استقبال لاہور میں ہو, ہم الیکشنز ابھی کریں. ایک تو یہ ہوئی یہ بات. دوسری, why were we opposing the situation at the time? 3 things actually. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے تھے, اکثریت ججز کے ساتھ کر رہے تھے, جب اس وقت کا ایک چیف جسٹس ایک اقلیت کا فیصلہ کو ایک اکثریتی فیصلہ کا روپ دینے کا کوشش کر رہا تھا, وہ ایک ڈیٹیل ہے. تیسری بات, میں نے جو کہ بہت مشکل کام تھا اس اتحادی کو میں, کسی ایک اتحادی میرے ساتھ نہیں تھا. میں نے چاہا کہ یہ جمہوری اور یہ آئینی کرائسس کا, یہ آئینی بحران کا ہم جمہوری اور سیاسی حل نکالیں. میں نے on my own onus لیا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو منائیں کہ ہم اپنے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور الیکشن ڈیٹ طے کریں صوبے کے لیے, جنرل الیکشنز کے لیے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہم واپس آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ایک اور بات بلاول صاحب, یہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے جس جلدی سے یا جس طریقے سے سویلین سپیس ایروڈ ہوتی ہے, کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے, چاہے 2008 میں آپ کی حکومت آئی, وفاق کے اندر آئی, ایٹ دی اندر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے, پھر بیچ میں میمو گیٹ بھی ہوا, اس کے اندر بھی پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا کردار تھا. اوبیسلی اس کے اندر اور بھی بہت سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. بٹ سوال یہ ہے کہ لیٹس اسیوم آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم سیاستدان کے لیے یا سیاسی حکومتوں کے لیے سویلین سپیس ختم ہو گئی ہے, گورن کرنے کے لیے کم ہو گئی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ ریکلیم کر سکتے ہیں؟ سے یہ سپیس کھویا ہے نا. وزیر اعظم جب تیسری بار میاں صاحب بنا, وہ کتنے دفعہ پارلیمنٹ آیا, کتنا عزت اس نے کیا پارلیمنٹ کا. اپنا تیسری دورہ وزیر اعظم میں نہیں آتا تھا, خود انڈرمائن کیا سویلین سپیس, سویلین ادارے. خان صاحب بھی نہیں آتا تھا, خان صاحب بھی اہمیت نہیں دیتا تھا. We have to take our own space back. اگر ہم نے 2008 سے لے کے 2013 تک اپنا سپیس واپس لیا تو ہم نے لڑ کے لیا نا. اب اپنا کام تو کرو, ہم اپنا سپیس اپنے طور پہ استعمال کرو, ورنہ یہ امید نہ رکھے کہ ہم اپنا سپیس چھین سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح سویلینز کے لیے, جمہوریت کے لیے سپیس تو شرنک ہوا ہے, مگر ہم نے وہ سپیس واپس لینا ہے اپنا کردار سے, اپنا طرز حکومت سے. آپ وہ سپیس اس طریقے سے نہیں لے سکتے کہ آپ اپنے ہی ادارے کو, اپنے ہی انسٹیٹیوشنز کو کمزور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے, پارلیمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا چاہیے, اس کو اتنا اہمیت دینا چاہیے جتنا اٹس ڈیو. انفارچونیٹلی چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, they like a man sitting on a tree who starts cutting the own tree that they're sitting on. You can't cut your own parliament, you can't undermine your own parliament. افسوس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بار بار یہ ہوا ہے. امید یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیبری 8 کے بعد ایک نئی سوچ کی سیاست شروع کریں گے, جو کہ یہ پرانی تقسیم
नफरत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज fact that we're in 2024 and आज तक हम ये फैसला नहीं कर सकते कि ये मुल्क कैसे चलेगा। मैंने तो पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, मैंने सारे ममालिक देखा है। शुरू में ये होता है कॉन्वर्सेशन, झगड़ा कि कौन सा हुकूमत कैसे होगा, जमहूरियत होगा, सदारी प्रेसिडेंशियल निज़ाम होगा, प्राइम मिनिस्टरियल निज़ाम होगा, आमरीत होगा, क्या होगा। फैसला हो जाता है, फिर दे स्टिक टू दैट एंड वो वैसे ही अपने मुल्क चलाते हैं और फिर वो इस इशू के बजाय दूसरे इश्यूज पर फोकस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम सिर्फ और सिर्फ हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद we start all over again, हम जीरो से शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क चल सकता है। ठीक, टुवर्ड्स द एंड I've got a couple of questions। एक तो ये कि 2024 का इंतखाब, जारी बात है 8 फरवरी को है, आप अब कैंपेन कर रहे हैं। लेट्स से जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होता और जो इनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुसल्लत होना है, वो मुसल्लत हो जाते हैं। Do you see political stability after that? या आपको लगता है कि क्योंकि एक जमात तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि जी हमें रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। What would be your stance? आपको इलेक्शंस के फेयर होने पे, ट्रांसपेरेंट होने पे यकीन है? Very important for us to have political stability and the government that comes in after February 8, the onus is on them to create that political stability. I believe if Pakistan People's Party is given the chance, we've got the track record. हमने ये पिछली दफ़ा भी किया कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, ये सलाहियत है कि हम सबको साथ लेके चल सकते हैं। इन बाकी सियासी जमातों में ये तरबियत ही नहीं है, ये इनका तरीक़ेकार नहीं है, ये नहीं कर सकेंगे। आपको बड़ा हम्बल अंदाज में हुकूमत चलाना पड़ता है। आपको एहसास होना चाहिए कि मुझे जो जिम्मेदारी मिल रहा है वो क्या है। अपोजिशन को अपोजिशन करने दें, आप उनको जमहूरी अंदाज से इंगेज करें। आपको याद होगा कि जब सदर ज़रदारी सदर था तो उस वक्त नून लीग, खान साहब, बाकी साहब लॉन्ग मार्च के बाद लॉन्ग मार्च करते रहते थे इस्लामाबाद तक। हम उनको खाना खिलाते थे, हम उनको चाय पिलाते थे, वो खुद जो है उठ के चले जाते थे, हम इंगेज करते थे। ताहिरुल कादरी साहब आया था एन वक्त का हुकूमत का, वफाकी वजीर जाके उनसे इंगेज करके एक मुआहिदा साइन करके उस सिचुएशन को डिफ्यूज किया। अपने सियासी अंदाज से, जमहूरी अंदाज से अपोजिशन से डील करना है। मेरे ख्याल में जो इस वक्त क्राइसिस है, जो इस वक्त मसाइल है पाकिस्तान में, हमें सब मिल के काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि हम आपस में लड़ते रहें और हमारा अपना घर जला हुआ हो। We're literally at crisis point. We need a serious, sober government that understands the challenges that we are facing and who believes in taking all stakeholders along to sort those issues out. बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने अपना कीमती, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंपेन। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।